हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो आज इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। बिल्कुल, आज संडे है। देखिए, सो एवरी डे आपको 6 AM पे वीडियो मिल जाती है। तो आज संडे के दिन हम रिवाइज करते हैं, जो कि हमने लास्ट 10 से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में जो भी करंट अफेयर्स करे हैं उनका हम पूरी तरीके से रिविजन करेंगे। अगर आप किसी वजह से फॉलो नहीं कर पाए हो करंट अफेयर्स, तो डोंट वरी, यहाँ पर आप सारे करंट अफेयर्स को अपना फिर से प्रिपेयर कर सकते हो। इसका जो PDF होगा वो देखिए टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लें। लॉजिक पाठशाला 16 सर्च कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जितनी भी चैनल पे वीडियोस होती हैं सभी की PDF फ्री में यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को विजिट ज़रूर करें, प्लेलिस्ट को चेक करें। आपको ज्योग्राफी और ये पॉलिटी जो कि आपकी क्लास ऋचा मैम की चल रही है, सो ये वीडियोस आपको टॉपिक वाइज कराई जा रही हैं जो आपके एग्जाम में हेल्प करेंगी। बाकी देखिए, आपको हर चीज़ की एक अलग ही प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जहाँ पे आप लोगों को बहुत आसानी होगी अपने एग्जाम के प्रिपरेशन करने में और वीडियोस को देखने में। तो ज़रूर आप इन वीडियोस को चेकआउट करें। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में टोटल 55 आप लोगों को क्वेश्चन दिए जाएंगे और आउट ऑफ 55 आपका क्या स्कोर रहा है यही आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आज बताना रहेगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। इंडिया और कौन सी कंट्री ने अभी हाल ही में जॉइंट पेट्रोल कंट्रोलिंग मतलब स्मगलिंग को कंट्रोल करने के लिए संयुक्त गश्त का संचालन किया है? सो कंट्री यहाँ पे हमें बतानी है। सो द आंसर इज नेपाल इज़ द करेक्ट आंसर। बिल्कुल आप सही जा रही हो। तो देखिए, दोनों फोर्स क्या काम करेंगी, नेपाल की भी और भारत की भी। जो बॉर्डर पे स्मगलिंग होती है बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा, चाहे वो हथियारों की हो या कई बार आपने देखा होगा कि मानव तस्करी भी बहुत ज़्यादा करी जाती है। इसको कंट्रोल करने के लिए ही यहाँ पर एक गश्त लगाई जाएगी जो कि इन सारी चीज़ों को टैकल करने का काम करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसके बाद बोला गया, देखिए क्वेश्चन, द थर्ड एनर्जी फॉर ग्रोथ पार्टनरशिप मिनिस्ट्रियल एनर्जी डायलॉग। ये एक डायलॉग हुआ है, बताना है कि इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में इस डायलॉग को कराया गया है। तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं यहाँ पर। तो यूके यहाँ पर यानी यूनाइटेड किंगडम इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, भारत की तरफ से इसमें किसने पार्टिसिपेट किया है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा। भारत का जो प्रतिनिधित्व किया है इसमें वो RK सिंह ने किया है, जो कि जिनके पास पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है। ओके, सो ध्यान रखिएगा, इंडिया और यूके के बीच में इसको कराया गया। यहाँ पे आप इसके बारे में भी देख सकते हो। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट कराया है ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज साइंटिफिक एंड टेक्निकल सेमिनार? ये सेमिनार ये हर साल कंडक्ट कराया जाता है और इसका उद्देश्य ही यही होता है कि हिंदी भाषा को ऑफिशियल एक्टिविटीज़ में प्रमोट करना। किसने कराया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको कराया गया है। इस बार इसकी जो थीम रखी है वो है टेस्ट एंड इवेल्युएशन ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट, द नेसेसिटी एंड अचीवमेंट। तो ये इस बार की देखो थीम रखी गई है और वही मैंने आपको बताया कि प्रमोटिंग यूज़ ऑफ हिंदी इन ऑफिशियल एक्टिविटी, और इस दौरान हर साल ये सेमिनार DRDO कंडक्ट करता है। क्लियर हो गया? बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। कौन सी एप्लीकेशन है जो लॉन्च करी गई है, किस लिए? फॉर डिजिटल मॉनिटरिंग ऑफ पोर्ट ऑपरेशंस। जितने भी बंदरगाह पे जो भी चीज़ें संचालित होती हैं वहाँ पे डिजिटली निगरानी रखने के लिए ना एक एप्लीकेशन लॉन्च करी है और इस एप्लीकेशन को यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स इनके द्वारा इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। अब बताना है कि इस एप्लीकेशन का नाम क्या है। सो माई पोर्ट ऐप, ये इस एप्लीकेशन को नाम दिया गया है। इसकी वजह से जितनी भी बंदरगाहों पर काम होंगे या वहाँ पे कोई भी ऑपरेशन चलेगा उसको डिजिटली मॉनिटर करने में बहुत ज़्यादा यहाँ से मदद मिलेगी। तो एप्लीकेशन, अब हर चीज़ देखो डिजिटल होती जा रही है, तो डिजिटलाइजेशन तो बहुत ज़्यादा मदद करता ही है। कम समय में हम ज़्यादा चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं। पांचों क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ द मिशन ऑफ नासा? नासा के मिशन का नाम बताना है और ये जो मिशन था वो था अ शूट रॉकेट एट एस्ट्रॉयड टू टेस्ट अ स्ट्रेटेजी। एक रणनीति का परीक्षण करने के लिए एक एस्ट्रॉयड यानी शुद्ध ग्रह पर एक रॉकेट दागा गया। किसके द्वारा? नासा। तो नासा ने इस मिशन का जो नाम रखा है वो डार्ट रखा है। यहाँ पे जो डार्ट है इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखो, डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। नासा ने एक रॉकेट के द्वारा शूट किया और उससे एक एस्ट्रॉयड जो प्लान किया गया था पूरी तरीके से उसको क्रैश किया। ये मतलब किया नहीं, सॉरी, करेगा। 23 नवंबर को ये सारी चीज़ें होंगी और SpaceX का जो फॉल्कन 9 रॉकेट है उससे ये दागा जाएगा। कहाँ से?
वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस जो कि कैलिफोर्निया में है। तो कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि रॉकेट का नाम बता दो, तो अगर इधर उधर से क्वेश्चन आपको पूछना है एग्जामिनर को तो पूछ लेगा। ओके, चलिए आगे देखो, उत्तराखंड में डून ड्रोन मेला, इसको हरी झंडी किसने दिखाई है? सो ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके द्वारा इसको हरी झंडी दिखाई गई है। इसमें देखो पूरा जो ड्रोन हो गया उसका एक तरीके से डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाएगा इस मेला के तहत। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, उत्तराखंड को लैंड ऑफ गॉड या फिर देवभूमि के नाम से भी जानते हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में बन सकता है। आगे देखो, कौन से सेंट्रल फोर्स है जिन्होंने एक माउंटेन का नाम दिया है लद्दाख में, और उसे नाम दिया गया है, सॉरी ये पार्क नहीं है, ये पीक है। ठीक है, उसे जो नाम दिया गया है वो पीक, चोटी, नोरबू वांगडू पीक इसको नाम दिया गया है। तो ये कौन से केंद्रीय बल ने इसको नाम दिया है? तो आंसर है ITBP यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। अच्छा, क्या हुआ था? देखो, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के जो पर्सनल हैं, जो इनके जो जवान हैं, उन्होंने 2 अननेम यानी कि उन माउंटेन्स का कोई नाम नहीं था, और उन माउंटेन्स की ऊंचाई लगभग 6000 मीटर थी, उन पर चढ़ाई करी थी जो कि ईस्टर्न लद्दाख वाले इलाके में थे। उनमें से एक माउंटेन का जो नाम है वो दे दिया गया है नोरबू वांगडू पीक, और नोरबू वांगडू पीक, इनका ध्यान रखिएगा, उनको डेडिकेट किया गया है, और ये भी एक माउंटेनियर्स थे, स्वर्गीय नुरबू वांगदुस, उनके नाम पर इस माउंटेन को नाम दिया गया है। ठीक है, तो क्लियरली ध्यान रखिएगा नाम क्या दिया गया है, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। आगे देखो, यूनेस्को के अकॉर्डिंग कौन सी इंडियन स्टेट है जहाँ पे सिर्फ एक टीचर है 2631 स्कूल्स में? तो ये स्टेट कौन सी है? तो आंसर इज दी तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। देखो, यूनेस्को के द्वारा एक रिपोर्ट रिवील करी गई, और वो रिपोर्ट क्या थी? वो रिपोर्ट थी नो टीचर्स नो क्लास, है ना। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही ये देखा गया है कि तमिलनाडु में इतने सारे स्कूलों में सिर्फ एक ही टीचर है, तो मतलब वहाँ पे जो टीचर्स, क्वालिफाइड टीचर है ना, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम है, और इस रिपोर्ट में इसी के बारे में पूरा का पूरा बताया गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है, सत्यजीत रे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो तेलुगु फिल्म मेकर हैं जिनका नेम है V गोपाल, इनको दिया गया है सत्यजीत रे अवार्ड। इनके कंट्रीब्यूशन, जो कि इंडियन सिनेमा में इनका योगदान रहा है, उसके लिए ही इनको ये जो अवार्ड है वो दिया गया है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं आपको यहीं पे एक चीज़ और बता देती हूँ, ये क्वेश्चन मिस हो जाते हैं एक आध क्वेश्चन, तो मैं इसी में ऐड कर लेती हूँ आपको। एयरटेल के अभी CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन बन गए हैं? तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, सौमेन रे अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक और ध्यान रखिएगा, वाइस चांसलर अगर पूछें दिल्ली यूनिवर्सिटी की कौन अपॉइंट हुई हैं, तो ये अपॉइंट हुए हैं योगेश सिंह। इनसे पहले योगेश त्यागी थे, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, अब कौन अपॉइंट हो गए हैं? योगेश सिंह अपॉइंट हो गए हैं। ठीक है, चलिए, वर्ल्ड पोस्टल डे कब मनाते हैं? विश्व डाक दिवस। तो ये मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। बात करते हैं इस बार की, इसकी थीम क्या रही थी? देखो, थीम छोटी सी है तो एग्जाम में पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इनोवेट टू रिकवर, ये इस बार की थीम रखी गई। ये दिन ये चीज़ चिन्हित करता है क्योंकि जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है उसकी स्थापना इसी दिन 1874 में हुई थी स्विस कैपिटल बर्न में। तो उसी की ही एक तरीके से एनिवर्सरी है, उसी को ही चिन्हित करने के लिए, मार्क करने के लिए हर साल वर्ल्ड पोस्टल डे बनाते हैं 9 अक्टूबर को। और 9 अक्टूबर को एक और दिन सेलिब्रेट हुआ, वो कौन सा है? वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। ठीक है, ये 2 बार सेलिब्रेट होता है, तो अक्टूबर में अगर पूछ लें तो 9 अक्टूबर को। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। द इंडियन नेवी, अभी इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया है सेकेंड फेज ऑफ मालाबार एक्सरसाइज। कौन कौन सी कंट्रीज इंडिया के साथ साथ जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है? तो जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA। जितनी भी देखिए क्वाड कंट्रीज हैं वो सभी मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती हैं। अच्छा, अब ये हुआ कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो सेकेंड फेज हुआ है ना, ये बे ऑफ बंगाल में हुआ है। अगर इसका फर्स्ट फेज पूछ लें तो फर्स्ट फेज जो हुआ था वो फिलीपींस सी में हुआ था। ये दोनों आप लोगों को ध्यान रखनी है, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। ठीक है, तो एक्सरसाइज में देखो एक दूसरे के साथ सारी चीज़ों को शेयर किया जाता है और प्रैक्टिसेस यहाँ पे होती हैं। इससे दोनों सभी देशों के बीच में आपस में जो संबंध है वो भी स्ट्रांग बनते हैं। आगे क्वेश्चन है, इंडिया ने एग्री किया है 200 मिलियन USD का लाइन ऑफ क्रेडिट
ताकि कौन सी कंट्री को सपोर्ट कर सकें उनके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में। कंट्री का नाम यहाँ पे बोला गया तो कंट्री हो जाएगी ये किर्गिस्तान। ठीक है, तो देखिए जो डिसीज़न लिया गया था, जो हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो किर्गिस्तान के विजिट पर गए और वहीं पर जाकर उनके द्वारा जो निर्णय है वो लिया गया है। तो यहाँ पे आंसर है किर्गिस्तान। आगे है किसको अभी हाल ही में 1 दिन का ब्रिटिश हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है भारत में। सो आंसर है अदिति माहेश्वरी। अदिति माहेश्वरी जो कि राजस्थान स्टेट से बिलोंग करती हैं, भी ध्यान रखिएगा। इन्होंने हाई कमिश्नर फॉर द डे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था और ये कॉन्टेस्ट 2017 से लगातार हो रहा है। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड के अवसर पर इनको इंडिया में 1 दिन का ब्रिटिश हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया। तो अदिति माहेश्वरी, आपको इनका नाम ध्यान रखना। केंद्र सरकार ने देखो कौन सी बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए, स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए मिशन 100 डेज, ये जो मिशन है इसको शुरू किया है। सो बीमारी का नाम अगर हम बात करें तो कोविड-19 है बिल्कुल इसका सही आंसर। इसका उद्देश्य यही है क्योंकि आप सभी को पता है कि फेस्टिव सीजन चल रहा है, दशहरा, दिवाली, और ये बहुत ही मतलब एक तरीके से सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है इंडिया में। सो लोग एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, तो कोविड का जो वायरस है वो ना फैले उस दौरान ही यहाँ पर इस कैंपेन को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया। आगे है देखो इंडियन रेलवे ने ना अभी कितनी फ्राइट ट्रेन यानी मालगाड़ियाँ शुरू करी हैं। ये मालगाड़ियाँ आम नहीं हैं, अब इसमें खास बात ये है कि ये दुगनी या मल्टीपल टाइम लंबी हैं जो कि नॉर्मल मालगाड़ियाँ होती हैं उनसे। तो अभी हाल ही में देखो 2 मालगाड़ियों को यहाँ पर इंडियन रेलवेज़ के द्वारा लॉन्च किया गया। अगर इन दोनों मालगाड़ियों का नाम आप लोगों से एग्जाम में पूछ लें तो एक का नाम है त्रिशूल और दूसरे का नाम क्या है, गरुण। इंग्लिश में भी यही है, त्रिशूल और गरुण। इनका नाम भी आप लोगों से एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे है निम्नलिखित में से कौन से स्टेट हैं जहां पर ये पहले ही स्टेट बने हैं जिसने इंट्रोड्यूस किया है मोबाइल कोर्ट यूनिट्स को। तो स्टेट कौन सी हैं, तेलंगाना और उत्तराखंड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये जो मोबाइल कोर्ट यूनिट फैसिलिटी है ये एक तरीके से काफ़ी मदद करेंगी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस में, प्रैक्टिशनर की या डॉक्टर्स की विटनेसेस में या विक्टिम्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों से हेल्प मिलेगी, एविडेंस को रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो तेलंगाना उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। अगला है क्लोव। क्लोव को बोला जाता है लौंग। अभी इसे हाल ही में जीआई टैग मिला। ये बिलोंग कहाँ से करता है, देखो अगर स्टेट बोल दें तो आप लोग स्टेट लगा के आओगे तमिलनाडु, क्योंकि कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट का है ये लौंग। मतलब वहाँ पे काफ़ी अच्छा ये जो लौंग है वो वहाँ का बहुत फेमस है जिसको जीआई टैग मिला है। तो अगर स्टेट बोल दें तो तमिलनाडु लगा के आइएगा और अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ लें तो आप लोगों से क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए राजस्थान हाई कोर्ट के अभी चीफ जस्टिस पद पर किसे अपॉइंट किया गया है, तो मैंने आपको हाई कोर्ट्स की कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड कर दी। अगर आपने नहीं देखा हो तो जल्दी से जाएं, अभी देखें, करंट अफेयर्स टॉपिक में आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगी। तो अगर हम बात करें राजस्थान हाई कोर्ट में तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अकील कुरैशी। ठीक है, कि अकेले अकेले राज करना आसान होता है, ज़्यादा लोग होते हैं तो कलेश बनता है, तो कलेश से कुरेश हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको याद कराया था। आशा करती हूँ कि आपको ये सभी पता होंगी चीज़ें। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड ये दिन कब सेलिब्रेट होता है, ये 11 अक्टूबर को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। गर्ल्स देखिए क्या क्या चीज़ें फेस करती हैं, क्या क्या, चाहे वो उनके एजुकेशन को लेके हो, न्यूट्रिशन को लेके हो, मैरिज को लेके हो या उनके राइट्स को लेके हो, तो इसके बारे में ना अवेयरनेस रेज करी जाती है। बात करते हैं अगर इसकी थीम की, तो थीम से क्वेश्चन भी बनेगा। थीम है इसकी देखो डिजिटल जनरेशन आर जनरेशन। ठीक है, तो ये इसकी थीम है, तो आप लोगों को याद होनी चाहिए थीम। छोटी सी थीम एग्जाम में पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आगे है देखो टर्किश ग्रैंड प्रिक्स। ये ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है, तो वॉल्टरी बोटास ने जीती है। वॉल्टरी बोटास जो है वो मर्सिडीज कार के रेसर है और अगर इनकी कंट्री की बात करें तो ये फिनलैंड से बिलोंग करते हैं। इस सीज़न का ये इनका पहला टाइटल है। इसी में मैक्स वर्स्टपेन रहे थे 2nd प्लेस पर और सर्जियो पेरेज रहे थे इसमें 3rd प्लेस पर। ठीक है, तो 1st प्लेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर
21 पे। कौन से देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन, अब ये ट्रेन है, इसको अभी अनवील किया है? सो कंट्री का नाम है जर्मनी। ठीक है, जर्मनी के जो रेल ऑपरेटर हैं ड्यूश बहन और इंडस्ट्रियल ग्रुप है सीमेंस, उनके द्वारा ही इस ट्रेन को अनवील किया गया है। ये बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट ट्रेन है और एक तरीके से पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है, डिजिटली तौर पर ये काम करेगी। ठीक है, तो जर्मनी आपको ध्यान रखना है। आगे है देखिए, हु पार्टिसिपेटेड इन द G20 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर्स समिट। ये जो समिट हुआ अफगानिस्तान में हुआ। बताना है कि इसमें पार्टिसिपेट किसने किया, इंडिया की तरफ से। तो इंडिया की तरफ से इसमें नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया और इटली के द्वारा इसको पूरी तरीके से आयोजित कराया गया था और जो कि करंट चेयर है G20 का। सो G20 की बात करते हैं तो G20 में देखो 19 तो कंट्रीज़ और एक इसमें हो गया यूरोपियन यूनियन। ये ग्लोबली इकोनॉमिक पे अगर कोई भी इश्यूज़ होते हैं उनको एड्रेस करता है। ठीक है, तो ये ग्रुप ध्यान रखिएगा G20। आगे बढ़ते हैं, इंडिया ने देखो एक टारगेट रखा है अचीव करने का 450 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को। ये टारगेट कौन से ईयर तक रखा गया है, ये आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आंसर देखिए हो जाएगा 2030। तो 2030 तक का जो है वो टारगेट रखा गया है। इंडिया ने टारगेट किया है अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन टन जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन है, इसका भी यहाँ पर इंडिया के द्वारा टारगेट रखा गया है। तो एनर्जी जो टारगेट का ईयर है वो ध्यान रखिएगा। आगे है, कौन सा स्टेट है या यूटी है जिसने देश के मेंटर प्रोग्राम को लॉन्च किया है। सो ये जो प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया है दिल्ली की सरकार ने। इसके लिए इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर भी अपॉइंट किया है। अगर पूछ लें तो सोनू सूद को इस जो प्रोग्राम है देश के मेंटर, इसमें इसका ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। इसमें देखो 9th से लेके 11th क्लास के जो बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करी जाएगी। अब वो गाइडेंस उनको करियर को लेके भी हो सकती है या लाइफ ऑप्शंस को लेके हो सकती है। तो जो बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी की सारी चीज़ें सॉल्व आउट करी जाएंगी एज अ मेंटर बन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी ऑन व्हील इनिशिएटिव। ये कौन से यूटी यानी ये कौन से केंद्र शासित प्रदेश ने इस पहल को शुरू किया है? तो यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा दिल्ली। इसका उद्देश्य यही है कि बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों को पूरा करना। आंगनवाड़ी में देखो आपको मिलेंगे 0 to 6 ईयर्स के बच्चे। तो ये एक तरीके से क्या है ना, बसेस के थ्रू बच्चों को सारी सुविधाएँ प्रोवाइड कराई जा सकें, उनके लिए आंगनवाड़ी ऑन व्हील पहल की शुरुआत करी गई है। आगे क्वेश्चन है, कौन सा स्टेट या यूटी है जिसने अपना पहला टूरिस्ट विलेज प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? सो ये जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर ने इसमें टारगेट रखा है 75 विलेजेस का, जहाँ पर उन विलेजेस को एज अ मॉडल टूरिस्ट विलेज के तौर पर बनाया जाएगा, जहाँ पे टूरिस्ट वहाँ के लोकल कुजीन के बारे में जान सकेंगे, वहाँ का जो डोगरा कल्चर है या जो भी वहाँ का लोकल कल्चर है उसके बारे में, वहाँ का जो स्टाइल हो गया, सिंपल लिविंग स्टाइल्स, उन सभी के बारे में टूरिस्ट को पता चल सकेगा। तो ये जो टूरिस्ट विलेज प्रोजेक्ट है इसको जम्मू कश्मीर यूटी के द्वारा शुरू किया गया। आगे देखिए, हु वाज अपॉइंटेड एज अ न्यू सेक्रेटरी ऑफ द अर्थ साइंस मिनिस्ट्री। तो कौन बने हैं नए जो सचिव हैं? तो आंसर है एम रविचंद्रन। बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की, तो इसकी फॉर्मेशन कब हुई? 29 जनवरी 2006 को ये मिनिस्ट्री जो है वो बनी थी। ठीक है, अब एक और अपॉइंटमेंट चलो साथ ही साथ में बता देती हूँ नाम, अगर अब मैं बताऊँ तो आपको याद आ जाना चाहिए वैसे, रजनीश कुमार। तो रजनीश कुमार जो कि फॉर्मर SBI चेयरमैन हैं, इन्होंने ज्वाइन किया अभी भारत पे बोर्ड का एज अ चेयरमैन के तौर पर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भारत बोर्ड पे के चेयरमैन कौन अपॉइंट हो गए हैं? रजनीश कुमार। अगला है वर्ल्ड की यंगेस्ट ओल्ड सेंचुरियन, मतलब ये सबसे कम उम्र के वनडे, इन्होंने वनडे में शतक लगाया है। तो इनका नाम बताना है। तो इनका नाम क्या है? देखिए, ये आयरलैंड के हैं और इनका नेम है एमी हंटर। ठीक है, तो ये फीमेल प्लेयर हैं आयरलैंड की। इन्होंने 121 स्कोर किया था अगेंस्ट जिम्बाब्वे। इससे पहले जो ये रिकॉर्ड रहा था वो इंडिया की मिताली राज के नाम पे रहा था। सो आपको इनका नाम अब ध्यान रखना है क्योंकि सबसे कम उम्र की बन गई हैं। ठीक है, आगे देखो, भ्रष्टाचार के आरोप के बीच जो सेबेस्टियन कुर्ज है उनको रिज़ाइन देना पड़ा था। तो कौन सी कंट्री को अपना नया चांसलर मिल गया है रिज़ाइनेशन के 2 दिन बाद ही? तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कंट्री की, तो देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑस्ट्रिया हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जो नए चांसलर बने हैं उनका नाम क्या है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एलेक्जेंडर शेचेलबर्ग जो है वो यहाँ के नए चांसलर अपॉइंट हुए हैं। इससे पहले ये फॉरेन मिनिस्टर पद पर 2019 से सर्व कर रहे थे। तो अब फॉरेन मिनिस्टर का पद खाली हो गया तो उनके प्लेस पर माइकल लिनहार्ट को अपॉइंट किया गया है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, इंडिया ने अभी लॉन्ग टर्म मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कौन सी कंट्री के साथ, किस लिए किया गया, ऑन दी डायमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर सप्लाई। तो इसके लिए इंडिया ने रशिया के साथ एक लॉन्ग टर्म एमओयू साइन किया है। और इंडिया देखिए जो डायमोनियम फॉस्फेट है ना, इंडिया इसका लार्जेस्ट इंपोर्टर है। इंपोर्टर मतलब क्या हो जाएगा, इंडिया इससे बाहर से मंगवाता है, ठीक है, सबसे बड़ा डायमोनियम फॉस्फेट है और इसके लिए ही रशिया के साथ इंडिया ने एमओयू साइन किया। अगला है कौन सी अथॉरिटी है जिसने लॉन्च किया है एक डिजिटल वर्जन पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, EPLI बॉन्ड नाम से। तो पोस्टल ने लॉन्च किया तो भाई डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इसको लॉन्च करेगा। अब देखो ये भी पूरी तरीके से डिजिटलाइजेशन करते जा रहे हैं, जो भी इश्यूज़ होते हैं पॉलिसी बॉन्ड को लेके तो इमीडिएटली देखो जो पॉलिसी होल्डर्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं और अगर उन्हें पॉलिसीज़ के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी इश्यूज़ हैं तो यहाँ से वो देख सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत को अपना फुल टाइम मेंबर सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है। सो अगर हम इन चारों में से ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वो हो जाएगा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA। तो इन्होंने भारत को देखिए जो है वो इनवाइट किया है क्योंकि भारत वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है, इसी को ही देखते हुए इंडिया को इनवाइट किया गया। अगला है ऑक्सीजन पार्क, कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने इसको उद्घाटित किया है। सो आंसर इज द त्रिपुरा। ये जो ऑक्सीजन पार्क है देखो इसका, ये त्रिपुरा की जो कैपिटल है अगरतला, वहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है। और इसमें देखो जंगलों की रक्षा जिन लोगों ने करी है प्रोटेक्ट करने के लिए, तो एक तरीके से वहाँ पे एक फॉरेस्ट मेमोरियल भी बनाया जाएगा जो कि उन सभी की याद में बनाया जाएगा। ठीक है, बड़े अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला है इन विच स्टेट द करुप्पुर कलमकरी पेंटिंग, एक तो ये है देखो, सेकंड है कल्ला कुरुची वुड कार्विंग, इन दोनों को GI टैग मिला। इनका संबंध कौन से स्टेट से है, तो इनका संबंध तमिलनाडु से है। और इससे पहले तमिलनाडु से हमने क्लोव यानी लौंग की बात भी करी थी जो कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में ग्रो होता है। सो साथ ही साथ में ये GI टैग और GI टैग पर भी आपको वीडियो मिल चुकी है, सो ज़रूर आप लोग सारी वीडियो को चेकआउट करें। अगला है PM मोदी के हाल ही में सलाहकार कौन अपॉइंट किए गए हैं। सो द करेक्ट आंसर इज अमित खरे। अमित खरे को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से क्लियरली ध्यान रखना है। आगे है देखो कौन सी कंट्री ने ओवरटेक कर दिया है चाइना को, किस चीज़ में, वर्ल्ड बिटकॉइन माइनिंग का लार्जेस्ट शेयर के फील्ड में। सो कौन सी कंट्री ने ओवरटेक कर दिया है, आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स चाइना को पछाड़कर जो है वो इसमें आगे निकल गया है। सो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला है कौन सा एडिशन हुआ है युद्ध अभ्यास का। युद्ध अभ्यास देखो एक्सरसाइज होती है इंडिया और USA के बीच में। बात करते हैं किसका कौन सा एडिशन हुआ है, तो इसका 17वां एडिशन हुआ है। अगर पूछे कहाँ पे हुआ है तो ये हुआ है अलास्का USA में। ठीक है, किस किस के बीच में, इंडिया और USA के बीच में। आगे है देखो अर्थ ने रेडियो सिग्नल पहली बार हमारे सोलर सिस्टम से बाहर एक प्लैनेट से रेडियो सिग्नल को रिसीव किया। ये जो रेडियो सिग्नल रिसीव हुआ है ये लोफार नाम का रेडियो टेलीस्कोप है, उसकी वजह से ये टेलीस्कोप जो है बताना है कौन सी कंट्री में ये सिचुएटेड है। तो आंसर देखिए हो जाएगा यहाँ पे नीदरलैंड इज द करेक्ट आंसर। सो देखो इस चीज़ से ना ये भी पता चल सकेगा कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर अर्थ के अलावा या उसके बाहर जीवन है या फिर नहीं है। सो ध्यान रखिएगा किस टेलीस्कोप से पता चला है, लोफार, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। आगे है देखो इंडिया का जो ट्रेड वॉल्यूम है कौन सी कंट्री के साथ 100 बिलियन USD को 2021 में क्रॉस कर जाएगा, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे चाइना। अगर हम इस टाइम की बात करें तो इस टाइम इंडिया और चाइना के बीच का जो ट्रेड वैल्यू है वो है 90.37 बिलियन USD। तो ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, जो डेटा रिलीज़ किया है कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि इस साल के एंड तक 100 बिलियन USD को भी क्रॉस कर जाएगा। ओके, आगे देखो, हु डिलीवर्ड द इनॉग्रल एड्रेस एट अ वेबिनार ऑन द रोल ऑफ वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेस। ये जो वेबिनार हुआ है इसमें भाषण किसने दिया है, तो देखो आर्म फोर्सेस से संबंध है तो आप समझ जाओ कि राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है, तो SCO ने ऑर्गेनाइज किया है। अच्छा, SCO में अभी इसका 9th मेंबर ऐड हुआ है। अगर मैं बोलूँ कि कौन सा ऐड हुआ है तो याद रखिएगा ईरान। पहले इसमें 8 ही मेंबर थे, 2001 में क्रिएट हुआ था, लेकिन अभी 9वां मेंबर इसमें ऐड हुआ है ईरान कंट्री, तो ध्यान रखिएगा। अगला है इंडिया की रैंक बतानी है 58 रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में। तो इंडिया की जो इसमें रैंक रही है वो तीसरे नंबर पे है। अगर इंडिया तीसरे नंबर पे है तो पहले और दूसरे पे कौन है,
पहले पे है यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरे पे कौन सी कंट्री है, तो वो है चाइना। तो ये दोनों कंट्रीज ध्यान रखो। और थर्ड पे कौन सी कंट्री है, इंडिया है। अगला है आरोग्य वाटिका। कौन सी स्टेट ने अपने सेकेंडरी स्कूल में आरोग्य वाटिका को सेटअप करने का डिसीजन लिया है, तो आंसर इज दी उत्तर प्रदेश। आरोग्य वाटिका में देखो मेडिसिनल प्लांट ग्रो करे जाएंगे, जैसे कि तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, लेमन ग्रास हो गया और हल्दी, है ना, ऐसे जो मेडिसिनल प्लांट है। तो इससे क्या होगा, बच्चे एनकरेज होंगे, उनको इस चीज़ के बारे में पता चलेगा कि इनके बेनिफिट्स क्या हैं, कैसे इनको ग्रो कर सकती हैं। तो वो घर पर भी जाकर इसको प्लांट करेंगे और उनके अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो मेडिसिनल प्लांट हैं ये इम्यूनिटी को बूस्टअप करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखिए वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अभी चेयरमैन पद पर किसे अपॉइंट किया गया है, तो आंसर हो जाएगा सज्जन जिंदल। इसी में एक क्वेश्चन और बता देती हूँ, ओयो ने अभी अपना जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो किसे अपॉइंट किया गया है, तो दीपा मलिक, जो कि पैरालंपिक हैं और इन्होंने 2016 में इनको सिल्वर मेडल जीता था। इन्होंने, ये एक इंडियन एथलीट है पैरालंपिक गेम्स में। ठीक है, तो इनको अपना भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया। इसके बाद है इंटरनेशनल ई वेस्ट डे, यानी ई कचरा दिवस। ये कब मनाया जाता है, तो देखिए ये जो मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। इस बार जो इसका एडिशन हुआ है ना, ये चौथा एडिशन हुआ है। अगर बात करते हैं इसकी थीम क्या रही, तो थीम से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इसकी थीम भी ज़्यादा बड़ी नहीं है। थीम है, देखिए कंज्यूमर इज़ द की टू सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है, सर्कुलर इकोनॉमी, तो ये जो है वो इस बार की इसकी थीम रही। कब मनाते हैं, 14 अक्टूबर को। आगे है, देखिए कौन से देश ने जापान के सागर में अभी जॉइंट सी 2021 ये जो एक्सरसाइज है वो करी है, तो कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो कंट्रीज है चाइना एंड रशिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये हुई कहाँ पे है, ये भी पूछ सकते हैं। तो सी और ऑफ जापान में ये एक्सरसाइज हुई है। आगे है, कौन से देश ने अपना पहला सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट स्पेस में भेजा है, तो कंट्री कौन सी है, कंट्री है देखिए चाइना। बात करते हैं कि ये जो आपका सैटेलाइट भेजा गया है ये कौन से लॉन्च सेंटर से भेजा गया है, तो ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। इसमें जो रॉकेट यूज़ हुआ है वो लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट यूज़ हुआ है और जिस ऑर्बिट में इसको प्लान किया था भेजने का, वहाँ पे ये सक्सेसफुली जो है वो चला गया है। तो ध्यान रखिएगा। आगे है, किस देश को 2022-24 के टर्म के लिए UNHC यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल का जो आप कह लो कि एक तरीके से काउंसिल के लिए फिर से चुना गया है, दोबारा से अपॉइंट हुआ है, तो कंट्री कौन सी है, इंडिया। अच्छा, अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें UNHRC की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में मिलेगा। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की क्या रैंक रही है, तो देखिए इस बार भारत की रैंक 101 नंबर की रही है, जो कि अच्छी नहीं है। अगर हम पिछले 2020 की बात करें तो 22 में 94 रैंक रही थी 107 कंट्रीज़ में। और इसमें जो टॉप कंट्रीज़ रहीं वो चाइना, कुवैत, ब्राज़ील, इन सभी कंट्रीज जो हैं वो इसमें टॉप पोजीशन पर रहीं। आगे है, माई पार्किंग एप्लीकेशन को लॉन्च किसने किया। ये जो एप्लीकेशन है देखिए इसको लॉन्च किया अनुराग सिंह ठाकुर ने। इसका उद्देश्य यह है, देखो इसमें लोग जो है ना वो पार्किंग स्लॉट बुक कर सकते हैं ऑनलाइन। जहाँ भी वो चीज़, जैसे कोई पार्किंग जगह है वहाँ पे कितनी गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं, कितना स्पेस है, इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको पता चल जाएगा और अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको 10 से 12 बजे तक की पार्किंग चाहिए, जब भी चाहिए। तो भीड़ भाड़ जो हो जाती है उस मुद्दे से निपटने के लिए ही इस एप्लीकेशन को शुरू किया गया। आगे है, सेबी ने एक 4 मेंबर की एक एडवाइजरी कमेटी बनाई है और इस कमेटी के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, सो विजय सी दागा को इस कमेटी का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया। आगे है, देखो आईसीसी पार्टनरशिप करी है किसके साथ, क्यों करी है, क्योंकि अवेयरनेस, ताकि एम्पलीफाई कर सकें अवेयरनेस अराउंड द मेंटल हेल्थ। बच्चों में जो देखिए प्रॉब्लम हो जाती हैं और जो एडोलेसेंट वाली एज होती है उसमें बहुत ज़्यादा लोग मेंटली जो है वो बीमार रहते हैं, तो उसी चीज़ के बारे में अवेयर किया जाएगा थ्रू दी मेंस T20 वर्ल्ड कप। इसके लिए आईसीसी ने ना यूनिसेफ के साथ जो है वो पार्टनरशिप करी है। यूनिसेफ जो है वो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड इसकी फुल फॉर्म है और एक कैंपेन शुरू किया है #OnYourMind, जो बच्चे के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देगा उस उद्देश्य को लेकर। आगे है, कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने चीफ मिनिस्टर हेल्थ फॉर ऑल इस चीज़ को लॉन्च किया है, तो स्टेट कौन सी हो जाएगी, मणिपुर हो जाएगी। तो ये एक तरीके से डोर टू डोर हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस है और लोगों के घर घर जाकर उनकी स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह करे जाएंगे और अगर कोई भी दिक्कतें हैं तो जो उनको मेडिसिन हैं वो जन औषधि मेडिसिन केंद्र से उनको फ्री में प्रोवाइड करी जाएंगी।
आगे है ऑपरेशन सतर्क। ये एक पेट्रोलिंग ऑपरेशन है। कौन सा स्टेट या फिर यूटी है जिसने इसको शुरू किया है? तो दिल्ली की सरकार ने इसको शुरू किया है ताकि पब्लिक प्लेसेस पे जो क्राइम्स बढ़ रहे हैं उसको रोका जा सके, लोग पब्लिक प्लेसेस पर सेफली आराम से कहीं भी जा सकें, तो एक उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि अगर वो कहीं जाएंगे तो सेफली जाएंगे और सेफली आ सकते हैं। और उसी के लिए ही ऑपरेशन सतर्क दिल्ली की सरकार ने शुरू किया। आगे देखो विश्व छात्र दिवस। ये मनाते हैं हर साल 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को क्यों बनाते हैं? क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है किसकी? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की, और इसी के अवसर पर ये दिन मनाते हैं। अगर बात करते हैं इस बार की इसकी थीम क्या रही, तो लर्निंग फॉर पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। ठीक है, ये इसकी थीम रही इस बार की, तो ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है देखिए, इंडसलैंड बैंक के CFO कौन अपॉइंट हुए हैं? तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पद पर अपॉइंट किया गया है किसको? गोविंद जैन को। अच्छा, इंडसलैंड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है पूछ लें तो पुणे में है। इसी में ध्यान रखो, बात अगर एक्सिस बैंक की पूछ लें, क्योंकि एक्सिस बैंक से क्वेश्चन भी बन सकता है, क्योंकि इसके MD और CEO पद पर फिर से दोबारा से अपॉइंट कौन हो गए हैं? आंसर हो जाएगा अमिताभ चौधरी। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है इसी के साथ साथ। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें मैंने आपको सारे क्वेश्चंस कवर कराए हैं। आशा करती हूँ कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही गए होंगे। तो ट्रूली आप लोग मुझे आंसर ज़रूर करिएगा कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के करेक्ट रहे। तो ऐसे ही आप लोगों को डेली मॉर्निंग में 6 AM पे वीडियो मिल जाती है, आप लोग ज़रूर चेकआउट करें। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जिन स्टूडेंट को भी क्लासेस का पता नहीं है उनको भी यहाँ से नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।